जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एक वर्दी अपने नाम करना चाहते हैं, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग ऐसे सिलेक्टेड एवं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका सवाल है। तो आज का आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है। सीधा सवाल क्या कर रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार आता है। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। उससे पहले आपको क्लियर कर दे, भारतीय संविधान से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न लगभग में पूछा जाता है और सबसे ज्यादा आपका अनुच्छेद से प्रश्न पूछा जाता है। अनुच्छेद आपके संविधान में टोटल कितने हैं याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि भारतीय संविधान में कुल कितना अनुच्छेद है, तो याद रखिएगा कुल आपका 395 अनुच्छेद है। ये याद रखिएगा, जिसमें से आपका एक अनुच्छेद 370 है और ये वाला सबसे ज्यादा आपका एसएससी जीडी में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा जो अनुच्छेद 370 है यह किस राज्य से संबंधित है, तो यह आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। यह आपका किस राज्य से संबंधित है साथियों, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। यहाँ पर सवाल कह रहा है कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वह किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो अनुच्छेद 19 के तहत आता है। अनुच्छेद 19 के तहत और किसके अंतर्गत, ए वाला के तहत आता है। ठीक है ना, इसको कई हिस्सा में बांटा रहता है। तो अनुच्छेद 19 ए के तहत आपका प्रेस की स्वतंत्रता आता है। किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता आता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 ए के तहत प्रेस की स्वतंत्रता आता है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट इजी सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अब यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट सवाल क्लियर कर लेते हैं जो कि आपकी एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले एक सवाल पूछता है कि अपने पसंदीदा औरत से शादी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, उससे आपको शादी करना है, तो यह आपका अनुच्छेद में दिया गया है। आप किसी को भी पसंद करिए, आप उससे शादी कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21 में दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार। आप किसी को भी पसंद कीजिए, कोई भी रहे, आप उससे शादी कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत वो आपका दिया गया है, अनुच्छेद 21 में स्वतंत्रता का अधिकार। अगला नंबर सवाल साथियों देख लेते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370 आपको क्लियर कर दिए, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला सवाल देख लेते हैं, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है, तो भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है साथियों, भारत राज्यों का संघ है। चलिए 2 नंबर आपका सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरी का सवाल है जो कि आपके एसएससी जीडी में एकदम पूछा जाने वाला एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। इस बार सिलेक्टेड प्रश्न एक बार इंपॉर्टेंट सवाल है, तो देख लीजिएगा। प्रसिद्ध शासक जो कनिष्क था वह किस वंश से संबंधित था। याद रखिएगा जो प्रसिद्ध शासक कनिष्क था वह किस वंश से संबंधित था साथियों, तो याद रखिएगा वो आपका मौर्य वंश से संबंधित था। वो आपका किस वंश से संबंधित था, कुषाण वंश से संबंधित था। मौर्य वंश से कौन संबंधित है, तो मौर्य वंश से आपका चंद्रगुप्त मौर्य संबंधित थे। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से संबंधित है, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से संबंधित है। और यहाँ पर कनिष्क पूछ रहा है, तो कनिष्क से देख सकते हैं कुषाण, क से कनिष्क, क से कुषाण। इस प्रकार से आप ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगला नंबर सवाल देख सकते हैं, काफी इंपोर्टेंट है, तंपापाड़ा झील। एकदम इंपोर्टेंट सवाल के आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, एकदम टफ लेवल का, जिस लेवल का प्रश्न आपकी एग्जाम में आता है साथियों उसी लेवल का प्रश्न आज के इस वीडियो में करेंगे। तो मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, लास्ट तक देख लेते हो, तो आधा से ज्यादा प्रश्न आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज का देख सकते हैं 3 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, तंपापाड़ा झील। तंपापाड़ा झील किस राज्य में स्थित है जिसे राम सागर साइट घोषित किया गया है। तंपापाड़ा झील किस राज्य में स्थित है, इस सवाल आपसे पूछ रहा है। याद रखिएगा ये आपका ओडिशा में स्थित है। तंपापाड़ा झील कहां में स्थित है साथियों, याद रखिएगा ये आपका ओडिशा में है। और ओडिशा में एक और झील है जो आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, चिल्का झील। चिल्का झील आपका कहां में है, तो याद रखिएगा साथियों चिल्का झील आपका कहां में है, ओडिशा में। चिल्का झील आपका कहां में साथियों, ओडिशा में, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा साथियों, चिल्का झील है, जो कि आपका ओडिशा में है। और तंपापाड़ा झील भी कहां में है, ओडिशा में। याद रखिएगा जिससे राम सागर साइट भी घोषित किया गया है। अगला नंबर सवाल देख सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना से भी आपकी एग्जाम में
बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं साथियों। जैसे में कि भारत की पहली जनगणना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1872 में आपका भारत का पहला जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। भारत का पहला जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत का पहला जनगणना हुआ था। और जनगणना जो होता है साथियों वो हर साल 10 वर्षों पर होता है। जनगणना जो होता है वह कितने वर्षों पर होता है, 10 वर्षों पर। और अंतिम जनगणना 2011 में हुआ है। 2011 के बाद अभी तक आपका जनगणना नहीं हुआ है। ठीक है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि बीच में आपका कोरोना वायरस आ गया था, उस कारण से आपका नहीं हुआ है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। स्त्री का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। साक्षरता दर कहने का मतलब है पढ़ा लिखा की संख्या। कितना प्रतिशत है भारत में स्त्री का, तो याद रखिएगा साथियों, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। 65.46%। 65.46% स्त्री की संख्या है, याद रखिएगा भारत में। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, कथक नृत्य में पद संचालन। पद संचालन को क्या कहा जाता है। सबसे पहले तो कथक कहाँ का है आप लोग बताइएगा। कथक कहाँ का लोक नृत्य है, तो काफी बच्चे का राइट आंसर आ रहा है, कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। कथक कहाँ का लोक नृत्य है साथियों, तो कथक आपका उत्तर प्रदेश का, याद रखिएगा। यहाँ पर सवाल करा पद संचालन को क्या कहा जाता है। जो पैर से किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। जो कथक नृत्य में, कथक नृत्य यानी डांस में जो पैर से किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग तत्कार कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्कार कहते हैं, याद रखिएगा। और आपके एसएससी जीडी में नृत्य से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। जैसे में आपको याद दिलवा दे, गरबा और डांडिया। गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है, आपकी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है। गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा गरबा और डांडिया आपका गुजरात का है। गरबा और डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों, ये आपका गुजरात का, याद रखिएगा। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जा सकता है। अगला नंबर सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। काफी इंपॉर्टेंट है, पंचवर्षीय योजना से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सवाल यहां पर कर रहा है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पंचवर्षीय योजना है जो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है, तो याद रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब आप कहिएगा सर प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो याद कीजिएगा बाबू 1951 में हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, 1951 में हुआ था, जो कि 1951 से कब तक चला था, 1956 ईस्वी तक चला था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि को बढ़ावा देना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि को बढ़ावा देना था। अगला नंबर सवाल है साथियों, आप देख सकते हैं मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, मृच्छकटिकम द लिटिल क्ले कार्ट। ये आपकी एग्जाम में भी पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि मृच्छकटिकम न लिखेगा द लिटिल क्ले अस्टकाट पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा साथियों, काफी इंपोर्टेंट है, शूद्रक है। कौन है, शूद्रक है। और पुस्तक के लेखक से आपकी एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है, तो इस सवाल को आप अच्छे से कवर करेंगे। शूद्रक थे, कौन थे, शूद्रक थे। आप लोग भी जवाब दीजिएगा, आपको उससे पहले कवर कर दे। आपके एग्जाम में टोटल 80 प्रश्न पूछा जाता है। जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी से टोटल 20-20 प्रश्न पूछा जाता है। 4 सब्जेक्ट आता है, चारों से मिलाकर आपका 80 प्रश्न पूछा जाता है। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि एसएससी जीडी का संपूर्ण क्लास आपको यहीं पर करवाया जाएगा। अगर आप डेली रिवीजन करना चाहते हैं, मम्मी पापा के सपने को साकार करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, क्योंकि यहां से आपके 50,000 से ज्यादा बच्चे जुड़कर अपने तैयारी को पूरी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज से आप भी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में आपका ज्वाइन करना, सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी क्लास होगा साथियों रोजाना आपको पता चलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे से। ठीक है, अगला नंबर सवाल है टोक्यो ओलंपिक 2020 से। टोक्यो ओलंपिक जो 2020 है, जो 2021 में हुआ था, भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे साथियों, तो याद रखिएगा टोटल 7 पदक जीते थे। टोटल कितने पदक जीते थे, 7 पदक जीते थे, याद रखिएगा। काफी इंपोर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है केबुल लामजाओ, एकदम इंपोर्टेंट एवं क्या बोलते हैं टॉप लेवल का प्रश्न है। ठीक है, केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो किस झील पर स्थित है। काफी इंपोर्टेंट है, यहां से यह भी सवाल बन सकता है कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ उसका नाम है, वह किस झील पर स्थित है, तो याद रखिएगा यह आपका लोकटक झील पर स्थित है। यह आपका किस झील पर स्थित है साथियों, लोकटक झील पर स्थित है। चिल्का झील की बात करेंगे तो चिल्का झील भारत की
सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कि आपका कहाँ में स्थित है, ओडिशा में। जब खारे पानी की बात आया तो मीठा पानी वाला भी जान लेते हैं कि मीठा पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है, तो वो आपका बुल्लट झील है। बुल्लट झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि आपका कहाँ में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है साथियों, जम्मू कश्मीर में है बुल्लट झील। और डल झील भी कहाँ है, तो आपका बुल्लट झील मतलब जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगला नंबर सवाल देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ क्या था, तो बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध धम्म और क्या था, संघ था। त्रिरत्न का क्या अर्थ था, तो बौद्ध धर्म में तीन गो रत्न हुए, पहला बुद्ध भगवान हुए, फिर धम्म हुए, फिर क्या हुए, संघ हुए। ये याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा 1815 का स्थापना किसने किया था। आत्मीय सभा 1815 का स्थापना किसने किया था साथियों, तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का स्थापना किया था। वो भी कब किए थे, 1815 ईस्वी में किए थे। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जा सकता है। अगला नंबर सवाल है साथियों की, भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता जो लिक्विडिटी है वह नियंत्रित करने के लिए आरबीआई किसका उपयोग करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई किसका उपयोग करता है, तो याद रखिएगा, सी डबल आर और एस एल आर का प्रयोग करता है। सी डबल आर और एस एल आर का प्रयोग करता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। एकदम टफ लेवल का प्रश्न आपको करवा रहे हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल सवाल है। अगला नंबर सवाल है कि मोपिन त्योहार, जो मोपिन त्योहार है वह किस राज्य की गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जो मोपिन त्योहार है वह किस राज्य के गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो याद रखिएगा साथियों, यह अरुणाचल प्रदेश के जनजातियों द्वारा मोपिन त्योहार मनाया जाता है। यह सवाल यहाँ से भी बन सकता है, मोपिन त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसे सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का देश कहा जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर सवाल है साथियों कि किस विटामिन की कमी से, किस विटामिन के कारण बांझपन की समस्या हो सकती है। अगर आपके शरीर में उस विटामिन की कमी है तो आपके शरीर में बांझपन की कमी होगा साथियों। तो याद रखिएगा, बांझपन की कमी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ई की कमी से होता है। किस कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से। अगर आपके शरीर में, अगर आप वोमेन है, अगर आप लड़की है, औरत है, अगर आपके शरीर में विटामिन ई की कमी है तो आपको बांझपन यानी आपका बच्चा उत्पन्न नहीं होगा। तो इसलिए प्रचुर मात्रा में विटामिन ई जिसमें जिसमें पाया जाता है आप उसका प्रचुर सेवन कीजिए, आपके शरीर में विटामिन ई प्रचुरता में हो जाएगा। उसके बाद करें विटामिन डी, तो विटामिन डी आपका सूरज की रोशनी से प्राप्त किया जाता है। विटामिन डी आपका कहां से प्राप्त किया जाता है, सूरज की रोशनी से प्राप्त किया जाता है। अगला नंबर सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किन दो भाइयों ने किया था। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किन दो भाइयों ने किया था, तो हरिहर और बुक्का ने किया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किन दो भाइयों ने किया था, तो हरिहर और बुक्का ने किया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर आपका सवाल है, सतरिया नृत्य को किस वर्ष शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। जो सतरिया नृत्य है उसको कब, सबसे पहले बताइएगा, सतरिया किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कवर करते हैं कि इसको नृत्य का दर्जा कब दिया गया था। तो याद रखिएगा साथियों, इसको पूरे 2000 ईस्वी में इसको नृत्य का दर्जा दिया गया था। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है कि सतरिया नृत्य का दर्जा कब मिला था, तो 2000 ईस्वी में मिला था। अगला नंबर सवाल है कि बैटन कप यानी खेल वाला सवाल यहाँ पर आ गया है साथियों। और खेल से आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। बैटन कप का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा, बैटन कप का संबंध जो है साथियों वह किस खेल से है, तो वह आपका हॉकी से। वह आपका किस खेल से संबंधित है साथियों, हॉकी से। बैटन कप का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अब आपके एग्जाम में पूछेगा हॉकी में कितना खिलाड़ी होता है, तो 11 खिलाड़ी। क्रिकेट में कितना खिलाड़ी होता है, 11 खिलाड़ी। और फुटबॉल में कितना खिलाड़ी होता है, 11 खिलाड़ी। याद रखिएगा, ये तीनों में आपका 11 खिलाड़ी होता है। और खेल दिवस वही याद रखिएगा, खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। खेल दिवस आपका कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। अगला नंबर आपका सवाल है साथियों, केंद्र सरकार ने पीएम प्रणाम योजना किसके लिए शुरू किया था। केंद्र सरकार ने पीएम प्रणाम योजना किसके लिए शुरू किया था, तो याद रखिएगा साथियों, यह किसके लिए शुरू किया था, तो वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, मतलब उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना का शुरुआत किया गया था। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है।
उन्नीस नंबर आपका सवाल है साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। आपका सवाल पूछेगा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा साथियों, या किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीईसी बोलते हुआ कौन है, तो याद रखिएगा वो आपका राजीव कुमार है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं हम लोग 20 प्रश्न को कवर कर लिए, ठीक है। तो आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा, 20 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ। अब हम लोग हिंदी के प्रश्न को कवर करते हैं साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सवाल आपका कर रहा है, अस्थावर का सही विलोम शब्द क्या होगा, बताइएगा। अस्थावर का सही विलोम शब्द क्या होगा साथियों, तो अस्थावर का सही विलोम शब्द क्या होगा। ये वाला सवाल मैं आपको कई बार करवा चुका हूं, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। इसलिए मैं ये प्रश्न को आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये आने का संभावना है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। अस्थावर का उल्टा आपका जंगम हो जाएगा, याद रखिएगा। अस्थावर का उल्टा क्या हो जाएगा, जंगम। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 नंबर आपका सवाल है साथियों, आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, जो इंद्रियों द्वारा न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके वह वाक्य के लिए होगा। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय कहते हैं, अतीन्द्रिय कहते हैं। बी ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देख सकते हैं, 3 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का आपको चयन करना है। ये वाला सवाल मैं आपको कई बार करवा चुका हूं साथियों, और आपके एग्जाम के लिए ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये वाला सवाल आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। उज्जवल वाला तो आपको हम कई बार रिपीट करवाए हैं, और आप बोलिएगा कि सर हाँ ये वाला तो डेली आप क्लास करवाते, तो हाँ ये वाला डेली आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। ये वाला आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। तो कौन वाला सही होता है, तो याद रखिएगा जिसमें दोनों जय आधा रहता है, संभावना रहता है कि यही वाला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो जिसमें दोनों जय आधा रहेगा वही वाला उज्जवल बिल्कुल सही होगा साथियों, ठीक है। अगला नंबर सवाल है साथियों, देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। अंग अंग ढीला होना, अंग अंग ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अंग अंग ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों, याद रखिएगा। अंग अंग ढीला होना यानी बहुत थक जाना, बहुत थक जाना। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत थक जाना। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर आपका सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची शब्द बताना। बादल को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, आप लोग भी बताइएगा। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों, तो बादल को और हम लोग क्या बोलते हैं, जलद बोलेंगे नहीं, नीरद बोलेंगे नहीं, पयोधर बोलेंगे नहीं, वारिज बोलेंगे। बादल को हम लोग क्या बोलेंगे साथियों, वारिज बोलेंगे। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ये आपका वाक्य दिया है और इसमें बताना है कि कौन सा भाग त्रुटि है, कौन सा गलत है। हमारा लक्ष्य देश की चहुमुखी प्रगति होना है, हमारा देश की चहुमुखी प्रगति होनी चाहिए। इसमें कौन सा गलत है, तो कोई बता सकता है, होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य देश का चहुमुखी प्रगति होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर होनी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए, होनी चाहिए है, डी ऑप्शन होनी चाहिए, तो वो वाला गलत आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर आपका सवाल है साथियों, रिक्त स्थान को पूर्ति करें। रिक्त स्थान को आपको पूर्ति करना है, बताना है कि कौन सा सही होगा। पक्षी आकाश में डॉट 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 क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको पढ़ना है पक्षी आकाश में डॉट 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 क्या कर रहा है साथियों, तो उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, देख सकते हैं सात्विक का विलोम शब्द क्या होगा। सात्विक का विलोम शब्द क्या होगा, तो सात्विक का उल्टा क्या होगा, तामसिक होगा। क्या होगा साथियों, तामसिक होगा, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, पहाड़ के ऊपरी भाग को वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। पहाड़ के ऊपरी भाग को एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे, पहाड़ के ऊपरी भाग को तो ऐसे शिखर है चाहे चोटी बोलते हैं, लेकिन वाक्य के लिए उसको एक भाग को क्या बोलेंगे, तो अत्यधिक, मतलब ना कहते कहते अत्यधिक शिखर पर चढ़ गया, मतलब अत्यधिक हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है।
यहाँ पर वाक्यांश नहीं रहता, सिर्फ पूछता कि पहाड़ के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तब हम लोग शिखर पर टिक लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, 10 नंबर आपका सवाल है, अमृत का पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा सही होगा। अमृत का पर्यायवाची कौन सा यहाँ पर समूह सभी सही होगा। सबसे पहले 20 वाला तो पहले गलत हो जाएगा, 20 हलाहल अमी, ये तो 20 को बोला जाएगा। और यहाँ पर पर्यायवाची का मतलब उसको समान अर्थ होना चाहिए, बताइए तो। सुरभोग अर्णवबारी होगा, होगा बताइए तो। नहीं, ये भी नहीं होगा। पय दूध तो ये भी नहीं होगा। पीयूष बोलते हैं, अमृत को पीयूष भी बोलते हैं, सुधा भी बोलते हैं, सोम भी बोलते हैं। याद रखिएगा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है, आंख फेर लेना। आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा साथियों। आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, तो याद रखिएगा आंख फेर लेना यानी किसी से उदास हो जाना या प्रतिकूल हो जाना। ये वाला सवाल मैं आपको कई बार करवा चुका हूं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का क्या करना है, आपको चयन करना है। बताइए शुद्ध वाक्य, वे लोग जा रहे हैं, इसमें कौन सा सही होगा। वह लोग जा रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। वह लोग जा रहा है, वे लोग जा रहा है, ये गलत। वे लोग जा रहे हैं, ये बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। देखिए वे लोग जा रहे हैं, इस पर बिल्कुल सिटेबल बैठ रहा है, ठीक है। वह लोग जा रहा है, अगर वह से शुरुआत रहा तो अंतिम में रहा रहना चाहिए था, ठीक है ना। ऐसे रहेगा वो वाला बिल्कुल आपका सही होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक आपका है, तो यहाँ पर हो जाएगा वे लोग जा रहे हैं, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला चलिए, अगला नंबर सवाल है, अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा साथियों। बताइए अनिवार्य का विलोम शब्द। अनिवार्य का मतलब वैकल्पिक हो गया, ऐच्छिक हो गया, यानी बी और सी क्या हो गया साथियों, दोनों हो गया। अगला नंबर सवाल है साथियों, 14 नंबर सवाल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लुकोक्ति का अर्थ क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लुकोक्ति का अर्थ क्या है, तो शक्तिशाली का जीत होता है। याद रखिएगा शक्तिशाली का क्या होता है, जीत होता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको भी पता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का शक्तिशाली का ही जीत होता है। अगला नंबर सवाल है साथियों, 15 नंबर देख सकते हैं, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कमल का आपका पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों, तो याद रखिएगा कमल का पर्यायवाची शब्द, कमल को और हम लोग अनंग बोलेंगे नहीं, मार बोलेंगे, अंबर नहीं बोलेंगे, पुंडरिक बोलेंगे। कमल को और हम लोग क्या बोल सकते हैं साथियों, पुंडरिक बोल सकते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपकी एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट एवं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है, अनुचित बात के लिए आग्रह वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अनुचित बात के लिए आग्रह वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा साथियों, तो याद रखिएगा अनुचित बात के लिए दुराग्रह होगा। क्या होगा साथियों, दुराग्रह हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुचित बात के लिए आग्रह, जो अनुचित बात है उसके लिए आग्रह करना है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा अनुचित बात के लिए, तो दुराग्रह हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों, काफी इंपोर्टेंट है। अगला नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, व्रतनी। व्रतनी की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब आपको गलत बताना है कि इसमें कौन सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखा है, कवित्री बिल्कुल सही, ज्योत्सना बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन श्रृंगार यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। श्रृंगार यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बाबू, बिल्कुल गलत लिखा है, ठीक है। चलिए इसमें आंसर भी आपका दे ही दिया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आ गया ये। अगला नंबर सवाल है, नमक मिर्च लगाना। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों, तो नमक मिर्च लगाना यानी बढ़ा चढ़ा कर कहना। किसी का आप नमक मिर्च लगा रहे मतलब उसको आप क्या बता रहे हैं साथियों, बढ़ा चढ़ा कर बात को बता रहे हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। 19 नंबर आपका सवाल है, आकाश का तारा टोलना। आकाश का तारा टोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है साथियों, तो याद रखिएगा आकाश का तारा टोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, असंभव काज करना। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आकाश का तारा तोड़ना नहीं कहता कि आकाश के तारा तोड़ के लाओ, मतलब असंभव काज। और देखिए साथियों, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आप इस क्लास को पूरा देखिए, ठीक है ना। लास्ट आपका होने वाला ही है ये क्लास, ठीक है, क्योंकि देखिए एसएससी जीडी में आपका लगभग 12 मार्च का पेपर होने वाला है लगभग में, ठीक है ना। तो ये सब आप पता करते रहिएगा, ठीक है। कृतक का विलोम शब्द क्या होगा। कृतक आपका विलोम शब्द क्या होगा साथियों, तो याद रखिएगा कृतधन होगा। कृतक का विलोम शब्द क्या होगा साथियों, कृतधन होगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है साथियों, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और अभी तक आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया है सभी का, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं साथियों, ठीक है। और यहाँ पर एक बात आपको बता दें,
व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है। जो बच्चे लास्ट तक क्लास देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए कि सर मुझे एसएससी जीडी वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, फिर मेरे तरफ से आपके पास एक लिंक जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको क्लास कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।